आज जैसे ही मेरी बहन कोचिंग जाने के लिए निकली तो मैं भी तुरंत ही बाजार जाने का घर पर बहाना बनाकर उसके पीछे ही निकल ली। वह मुझे बहुत ही डरी सहमी सी लग रही थी क्योंकि वह बार बार यहाँ वहाँ देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोचिंग जाने के लिए वह इतना क्यों घबरा रही है। कुछ दूर चलने के बाद वह एक रास्ते पर मुड़ गई और तब मैं हैरान रह गई क्योंकि वह रास्ता तो उसकी कोचिंग के लिए जाता ही नहीं था। तो फिर मेरी छोटी बहन आखिर कहाँ जा रही थी? मैं लगातार उसके पीछे चलती जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक घर के अंदर चली गई। ये देखकर मैं हैरान थी कि आखिर ये घर किसका है, लेकिन आज मुझे इस रहस्य से पर्दा उठाना था और इसीलिए मैं भी हिम्मत करके उस घर के अंदर पहुंच गई। पर क्योंकि दरवाज़ा बंद हो चुका था और मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ये कैसे पता करूं कि अंदर क्या हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ वहाँ किसी ऐसी खिड़की की तलाश करने लगी जो खुली हुई हो। और आखिरकार मैं जैसे ही एक खिड़की के सामने से गुजरी, मुझे अपनी बहन की अजीब तरह की कुछ आवाज़ सुनाई दी और मैंने जैसे ही उस हल्की सी खुली हुई खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ चुके थे क्योंकि अंदर मेरी बहन अकेले 4 लड़कों के साथ। ऐसा नज़ारा तो मैंने आज तक कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मुझे तो यही लगता था कि एक लड़की सिर्फ एक को ही संभाल सकती है, लेकिन मेरी बहन तो एक साथ 4 को संभाल रही थी। वह भी सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन वह किसी मजी हुई खिलाड़ी की तरह। उन सब की हरकतें देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे थे। मैंने जैसे ही अपने मम्मी पापा को खुशखबरी देने के लिए अपना मोबाइल उठाया, वैसे ही अचानक उधर से मम्मी का खुद ही मेरे पास फ़ोन आ गया। ये देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई कि इधर से मैंने उन्हें याद किया और बस उधर से उन्होंने भी मुझे याद कर लिया। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। मैं जितना इधर से चहक रही थी उतना ही उधर से माँ की आवाज़ मुझे बहुत रुबासी सी लगी, जिसे सुनकर मेरे अंदर की जो खुशी थी वह अचानक ही दब गई। मैंने तुरंत ही घबराते हुए माँ से पूछा कि आखिर बात क्या है? आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? पापा तो ठीक हैं? इस पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि निशा, पापा तो ठीक है। लेकिन उसके बाद माँ आगे कुछ ना कह पाई और बस रोने लगी। मैंने माँ को समझाया कि माँ, आप पहले मुझे पूरी बात तो बताइए। अगर आप इस तरह से रोएंगी तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। इसके बाद माँ ने मुझसे कहा कि वह मेरी छोटी बहन रिया को लेकर बहुत परेशान है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया है? तो माँ ने कहा कि कुछ दिनों से रिया बहुत ही अजीब तरह का व्यवहार कर रही है। वह घर में किसी से कोई खास बातचीत नहीं करती, यहाँ तक कि अपना खाना भी अपने कमरे में ले जाकर ही खा रही है और उसकी तबीयत भी कुछ दिनों से बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। और जब भी उससे कुछ पूछो तो कुछ भी नहीं बताती, बल्कि उल्टा गुस्सा करने लगती है। माँ कहने लगी कि मुझे तो डर सता रहा है कि कहीं कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये लड़की कोई भी गलत कदम उठाए और हमारी नाक कटा कर रख दे। इसीलिए हम तो उससे बात करने की कोशिश कर कर के थक चुके हैं, लेकिन जब वह हमारी कोई बात ही नहीं सुन रही है तो फिर हम उसे समझाएं क्या। यहाँ तक कि कल मैंने उसे तीखे शब्दों में ये भी कह दिया कि अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस पर रिया मुझ पर और भी ज़्यादा भड़क गई। कहने लगी कि माँ, जब आपको कोई बात पता नहीं है तो आप फिर बिना बात अपना दिमाग क्यों चला रही हैं? आप सिर्फ मुझे परेशान करने के अलावा और कुछ भी नहीं करती हैं। इतना कहकर उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया। मैं बहुत देर तक उसका दरवाज़ा पीटती रही। उसी वक्त तुम्हारे पापा भी आ गए। उन्होंने जब मुझे ऐसे परेशान देखा तो वह भी घबरा गए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई। तब से तुम्हारे पापा की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा हाई बीपी के मरीज हैं। उनके लिए टेंशन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे कहूँ कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आ जाओ और अपनी बहन से बात करके देखो।
तुम दोनों के बीच में तो कभी कोई भी बात छुपी नहीं रही है। हो सकता है अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो वह तुम्हें बता दे। मैंने माँ से कहा कि आप बेकार ही इतना ज़्यादा परेशान हो रही हैं। रिया आप 17 साल की हो चुकी है और इस उम्र में अक्सर बच्चे चिड़चिड़े से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी होती है कि उनके मानसिक और शारीरिक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, जिन्हें समझने में उन्हें बहुत दिक्कत होती है और उन्हें ये भी नहीं समझ आता कि वह इन सब चीज़ों को लेकर आखिर किस से बातचीत करें। और इसीलिए हो सकता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो और ऊपर से आप लोग भी उससे बार बार सवाल करके उसे परेशान कर रहे हो। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। कभी कभी हमें समस्या जितनी बड़ी लग रही होती है वह इतनी होती नहीं है। मैं आज ही रजत से बात करती हूँ और फिर कल या परसों तक मैं घर आ जाऊँगी। इतना कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने माँ से भले ही ये कह दिया था कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, लेकिन ना जाने क्यों पर मुझे अब थोड़ी सी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि मेरी बहन रिया बचपन से ही बहुत चंचल रही है और साथ ही साथ बहुत ज़िद्दी भी, जिस वजह से कई बार हम लोगों को अब तक मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अब तो वह धीरे धीरे जवान हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे शक होने लगा कि कहीं उसने कोई उल्टा सीधा कदम तो नहीं उठा लिया है, कहीं माँ का डर सही साबित ना हो जाए। लेकिन खैर, मैंने खुद को समझाया कि इस वक्त मुझे टेंशन नहीं लेना चाहिए। दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ और बस इसी खुशखबरी को सुनाने के लिए मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था। लेकिन उधर से उन्हें टेंशन में देखकर मैं अपनी खुशी की बात तो उन्हें बिल्कुल बताना ही भूल गई। फिर मैंने सोचा कि अब मैं उन्हें ये खुशखबरी घर पहुंचकर ही बताऊंगी। शाम तक जब रजत घर वापस आए तो मैंने उन्हें खाना खिलाने के बाद पूरी बात साफ तौर पर बता दी, जिसे सुनकर वह भी थोड़ा सा परेशान हो गए। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी बात को समझा और बोला कि मैं अपने मायके चली जाऊं। बल्कि वह ये कहने लगे कि जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं अपने मायके में ही रहूं, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था और इस वक्त मुझे देखभाल की सख्त ज़रूरत है। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैंने अपना बैग तुरंत ही पैक कर लिया ताकि सुबह ही मैं अपने मायके चली जाऊं। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं और मेरा मायका और ससुराल एक ही शहर में है। मेरे सास ससुर मेरे जेठ जेठानी के साथ दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ अपने पति के साथ अकेली ही रहती हूँ। मैं और मेरी बहन रिया, हम अपने माँ बाप की सिर्फ 2 ही संतानें हैं। मेरे माँ बाप ने बहुत ही संघर्ष के साथ अपना जीवन बिताया है, क्योंकि पापा जो नौकरी करते थे उसमें उन पर किसी इंसान ने फ्रॉड का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया और जिसका केस काफ़ी सालों तक पापा के ऊपर चलता रहा। पापा ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिससे वह बहुत ही ज़्यादा हताश और निराश हो चुके थे। लेकिन फिर भी माँ के प्रोत्साहन की वजह से उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन इतने साल जब तक हम लोगों ने वह केस नहीं जीता तब तक पापा की तनख्वाह पूरी तरह से बंद रही, जिस कारण से हमें बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। हमारी पढ़ाई लिखाई मुसीबत में पड़ने के साथ साथ खाने पीने तक के लाले पड़ चुके थे। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने हार नहीं मानी और हम दोनों बहनों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देने में मेरे माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इधर मैंने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर ली थी और फिर जब मेरे लिए रजत का रिश्ता आया तो मेरे मना करने के बावजूद भी मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी, क्योंकि उनका कहना था कि ये रिश्ता मेरे लिए सबसे अच्छा है। जबकि उस वक्त मुझे यही लग रहा था कि मुझे अपने माँ बाप को सपोर्ट करना है। लेकिन खैर, शादी के बाद मुझे खुद भी इस बात का एहसास हुआ कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जो भी फैसला लिया वह सबसे बेहतर था। रजत वाकई में एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने शादी के बाद भी मुझे नौकरी करने की इजाज़त दी ताकि मैं अपने घर वालों को आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकूं। मुझे कभी भी उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह मेरे घर वालों या अपने घर वालों में कोई भी फ़र्क कर रहे हों और इसीलिए आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ जो मैंने रजत जैसा जीवन साथी पाया है।
सुबह होते ही सारा खाना पीना तैयार करने के बाद रजत मुझे मेरे मायके छोड़ आए थे। मेरे घर पहुंचने से मम्मी पापा बहुत खुश थे। इसके बाद मैंने एक इत्मीनान से माँ से पूरी बात पूछी और फिर उन्हें वह खुशखबरी भी सुनाई जिसे सुनाने का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अभी हम बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मेरी बहन रिया भी अपने कॉलेज से वापस आ गई थी और जब मैंने उसे बताया कि वह मौसी बनने वाली है तो वह खुशी से चहक उठी। मैंने देखा था कि जब वह कॉलेज से आई थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, लेकिन इस खुशखबरी ने उसके चेहरे से कुछ मिनट के लिए उस दर्द को कहीं गायब कर दिया था। अब बस मुझे ये जानना था कि आखिर मेरी बहन इस वक्त किस तकलीफ़ से गुजर रही है। ऐसी कौन सी बात है जो वह किसी से भी नहीं कह पा रही है। उस दिन बड़े दिनों के बाद हम सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर मैं अपनी बहन के कमरे में आइसक्रीम लेकर गई, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। आइसक्रीम खाने के बाद मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रिया, अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो। देखो, मैंने हमेशा एक बड़ी बहन होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त का किरदार भी निभाया है। मेरी बात सुनकर रिया के चेहरे का रंग बदल गया और वह मुझसे कहने लगी कि क्या मम्मी ने आपसे कुछ कहा है। तो मैंने उस बात को टालने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर वह कहने लगी कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ ने आपसे मेरी शिकायत लगाई है और बस वह अचानक ही रोने लगी। कहने लगी कि मैंने कहा ना, मैं इस वक्त अपनी कुछ छोटी मोटी परेशानियों से परेशान हूँ, इसीलिए आप लोग बार बार इस तरह के सवाल करके मुझे परेशान ना करें। मैं उसे समझाकर और चुप कराकर उसके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मुझे उसका व्यवहार अब बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे इतना तो समझ में आ रहा था कि मेरी बहन मुझसे झूठ बोल रही है, वरना इतनी जल्दी रोने वालों में से वह नहीं थी। इसका मतलब कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है। खैर, धीरे धीरे दिन यूं ही बीत रहे थे। मैंने नोटिस किया कि मेरी बहन की तबीयत भी कुछ ख़राब सी थी। ऐसा लगता था जैसे उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं जब आराम से बैठकर चाय पी रही थी कि तभी हमारे लैंडलाइन वाले फ़ोन की घंटी बजी और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि जो फ़ोन था वह मेरी बहन रिया के कोचिंग सेंटर से था और वहाँ से हमसे ये पूछा जा रहा था कि रिया पिछले 2 हफ्तों से कोचिंग पढ़ने क्यों नहीं आ रही है। उस वक्त मुझे उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं सूझा और इसीलिए मैंने बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि रिया तो यहाँ से हर रोज़ कोचिंग के लिए जाती थी और 3 घंटे के बाद ही घर पर लौटती थी। अगर रिया पिछले 2 हफ्तों से कोचिंग नहीं जा रही थी तो फिर आखिर वह जा कहाँ रही थी। वह घर पर हम सब से झूठ क्यों बोल रही थी। तभी वहाँ पर माँ आ गई और वह मुझसे पूछने लगी कि मैं इतना परेशान क्यों दिख रही हूँ। मैंने उनसे बहाना बना दिया कि बस थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है और कुछ नहीं। मैं इस सब के बारे में माँ को बताकर और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगाकर ही रहूँगी कि आखिर मेरी बहन की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इसीलिए उसी शाम जब रिया कोचिंग से लौट कर आई और वह सीधा अपने कमरे में चली गई तो मैं भी उसके कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने देखा कि वह बाथरूम में नहा रही थी, जबकि इस टाइम तो इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह इस वक्त क्यों नहा रही थी, ये चीज़ मुझे अजीब लगी। जब वह बाथरूम से निकली तो मुझे सामने बैठा देखकर हैरान रह गई और अजीब तरह से घबराई हुई लग रही थी। मैंने नोटिस किया कि उसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगी कि वो रास्ते में आज मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी चोट आ गई और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए। इसीलिए मैंने सोचा कि नहा लेती हूँ। अगर ये बात कभी पहले मेरी बहन ने मुझसे पहले कही होती तो मैं अपनी बहन पर कभी शक नहीं करती, लेकिन क्योंकि अब मुझे साफ दिख रहा था कि मेरी बहन हम सबको बेवकूफ़ बना रही है, कोई तो ऐसी बात है जिसके लिए वह झूठ पर झूठ बोल रही है। मैंने सोचा कि अगर वह गिरी होगी तो उसके कपड़े भी गंदे हुए होंगे
और इसीलिए मैं भी बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उसके बाथरूम में चली गई। और जब मैं अंदर पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। अंदर बाथरूम में नाली के पास में लाल लाल था। लेकिन अब मैं डाउट में थी कि क्या रिया के वह दिन चल रहे हैं या फिर बात कुछ और ही है। मैं थोड़ी देर के बाद बाहर निकल आई। वह खून जैसा देखकर मैं उसके कपड़े चेक करना भी भूल चुकी थी। अगर अब मैं दोबारा बाथरूम में जाती तो उसे मुझ पर शक हो जाता और इसीलिए मैं चुपचाप उसके कमरे से बाहर निकल आई। लेकिन अब मैं आखिर कैसे जानूं कि उस बाथरूम में पड़े हुए खून की सच्चाई क्या है। अगले दिन सुबह जब मैं टहल कर वापस आई तो मैंने रिया को पूजा करते हुए देखा, जिससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल चुका था कि उसके वह दिन तो नहीं चल रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर वह खून, अब तो मेरे दिमाग में बहुत ही बुरे बुरे विचार आने लगे। इसका मतलब तो साफ ये था कि मेरी बहन के साथ क्या कुछ गलत हो रहा था। ये सब सोचते हुए मुझे घबराहट होने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ये बात किससे कहूँ। रजत को भी मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरी बहन के बारे में कुछ भी गलत सोचे। और मम्मी पापा को भी मैं ये सब बताकर और भी ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती थी। और रिया से इस सब के बारे में बात करने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पहले भी ना तो उसने अब तक कोई ठीक जवाब दिया था, तो अब आगे भी उससे किसी सही जवाब की मुझे उम्मीद नहीं थी। इसीलिए शाम को जब रिया फिर से एक बार हम लोगों से कोचिंग जाने का बहाना बनाकर घर से निकली तो मैंने भी माँ से मार्केट जाने का बहाना कर दिया। और रिया के जाने के ठीक 3 मिनट के बाद मैं भी उसके पीछे निकल ली। मैं उसका धीरे धीरे छुपकर पीछा करती रही। कुछ दूर जब मैं पहुंची तो मैंने देखा कि रिया ने एक दूसरा ही रास्ता पकड़ लिया था। वह रास्ता उसकी कोचिंग की तरफ नहीं जाता था। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा था कि रिया सच में कहीं और ही हर रोज़ जाती है। लेकिन आखिर कहाँ? काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक बड़े से घर में चली गई। पहले तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन अपनी बहन की सारी सच्चाई जानने के खातिर मैं भी हिम्मत करके उस घर के अंदर चली गई। लेकिन क्योंकि वहाँ का दरवाज़ा बंद था और इसीलिए अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर के अंदर चल क्या रहा है। वह मैं कैसे पता करूं? रिया वहाँ पर किससे मिलने के लिए गई है? यही सब जानने की खातिर मैं यहाँ वहाँ कोई खिड़की या कोई ऐसा सुराग खोजने लगी जिससे मैं अंदर झांक सकूं। और तभी जब मैं एक खिड़की के पास से गुजरी तभी मुझे रिया की अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। और जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ पर रिया एक साथ 4 लड़कों के साथ थी। वह सब जिस तरह से मेरी बहन के साथ थे वह सब देखकर मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे अपनी बहन पर शर्म आने लगी। मैं मानती हूँ कि इस उम्र में इस तरह की चीज़ों की हर किसी को जिज्ञासा होती है, लेकिन मेरी बहन अपनी सारी हदें पार कर देगी, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा ही थी कि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4-4 के साथ। मैं तुरंत ही वहाँ से चली आई, क्योंकि अब इससे ज़्यादा आगे कुछ भी देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन मेरा गुस्सा अब 7वें आसमान पर था और इसीलिए उसी शाम जैसे ही रिया वापस लौटकर अपने कमरे में आई तो मैं पहले से ही उसके कमरे में बैठी हुई थी। वह मुझे अपने कमरे में बैठा देखकर पहले तो थोड़ा सा शक पकाई, लेकिन फिर नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करने लगी। मैंने उससे इस बार ठीक सामने से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो वह फिर से वही अपने चेहरे पर झूठी हंसी लाते हुए कहने लगी, कहाँ गई थी दीदी, हर रोज़ कोचिंग ही तो जाती हूँ, बस वहीं से आ रही हूँ। मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख सकी और मैंने खींचकर उसके गाल पर एक तमाचा मारा, जिससे वह सन्न रह गई और मुझे घूर घूर कर देखने लगी। मैंने कहा कि कल तुम्हारी कोचिंग से फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम पिछले 2 हफ्ते से कोचिंग नहीं जा रही हो। मेरे इस बात पर उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी और वो कहने लगी कि आपके साथ ज़रूर किसी ने मजाक किया होगा, मैं तो हर रोज़ कोचिंग जा रही हूँ। मैंने उसके गाल पर फिर से एक और खींचकर तमाचा मारा।
मैंने कहा कि अब इसके बाद अगर एक और झूठ तुमने बोला तो तुम्हारी जुबान को काट कर मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुमने एक बार भी हमारे मम्मी पापा के बारे में भी नहीं सोचा? अगर तुम्हें इतनी ही तड़प थी तो तुम मुझे बता देती, मैं कब का तेरी शादी करवा देती। कम से कम हमारी नाक तो ना कटती। मेरी इस बात पर रिया हैरानी से मुझे देखने लगी। कहने लगी, दीदी आखिर आप ये क्या कह रही हो? मैंने कहा कि इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तेरी शराफत आज मैं खुद अपनी इन्हीं आंखों से देख कर आ रही हूँ। आज जब तू कोचिंग का झूठा बहाना करके घर से बाहर निकली थी तो मैं भी तेरे पीछे ही गई थी और फिर मैंने तुझे वहाँ पर एक घर में 4 लड़कों के साथ, इससे आगे का मैं नहीं बोल पाई। और मेरी ये बात सुनकर रिया तुरंत ही धड़ाम से बेड पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझसे कहने लगी कि दीदी इस सब के बारे में मम्मी पापा से कुछ मत कहिएगा वरना वह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने रिया को धक्का देते हुए कहा कि अपने ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर। दिखा तो ऐसे रही है कि जैसे तुझे मम्मी पापा की बहुत फ़िक्र है। अगर तुझे इतनी ही फ़िक्र होती तो फिर तू ये सब करती ही क्यों? जब ये सब कर रही थी तब तुझे मम्मी पापा की याद नहीं आई? इस पर रिया ने मुझे गले से लगा लिया। कहने लगी, दीदी आपको नहीं पता कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैंने कहा कि फंस तो तुम अब चुकी ही हो और इसीलिए अब तुम इस तरह के झूठे बहाने मुझसे बना रही हो। तुम्हारा झूठ पर झूठ सुन सुन कर मेरे तो कान ही पक चुके हैं। अब तक तुम सिर्फ हमसे झूठ ही तो बोलती आई हो और आज फिर से एक नया झूठ लेकर मेरे सामने खड़ी हो। अरे तुम्हारे जैसी बहन पाकर तो मैं शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी बहन इतनी बदकिरदार निकलेगी। ये सब कहते हुए मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और उसको तरह तरह की बातें सुनाती ही चली जा रही थी कि तभी अचानक जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। रिया ने अपने हाथ में ब्लेड पकड़ रखा था और बस वह अपने हाथ की नस काटने ही वाली थी कि मैंने तुरंत ही जा कर के उसके हाथ से उस ब्लेड को छुड़ाया और फिर एक बार फिर से उसके गाल पर तमाचा मारा। वह लगातार रोए चली जा रही थी। वह कहने लगी कि अब इस दलदल से बाहर निकलने का मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा है। मैंने कहा कि आखिर बात क्या है? कम से कम अब तो तुम सच सच बताओ, ये सब चल क्या रहा है? इसके बाद रिया ने मुझे जो कुछ भी बताया उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। रिया ने कहा कि वह अपने साथ कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के से प्यार कर बैठी और उसने उससे कहा भी था कि वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन क्योंकि अभी रिया 18 साल की नहीं है, बस इसीलिए उसे अभी कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। रिया उस लड़के पर हद से ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। वह दोनों कई बार एक साथ बाहर घूमने जाते थे, कभी कॉफ़ी पीने तो कभी शॉपिंग करने। इसी तरह से कई महीने बीतते चले गए और फिर एक दिन उस लड़के ने रिया को अपने घर पर बुलाया क्योंकि रिया उस पर विश्वास करने लगी थी और इसीलिए वह उसके साथ बिना किसी सवाल किए हुए उसके घर चली गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस लड़के पर विश्वास करना उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। जब वह उसके घर पहुंची तो वहां पर पहले से ही 3 लड़के बैठे हुए थे। पहले तो उसने रिया को उन तीनों से मिलवाया और कहा कि ये उसके दोस्त हैं जो उससे मिलना चाहते थे क्योंकि वह बार बार इस बात की जिद कर रहे थे कि वह अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहते हैं। इस बात से पहले तो रिया बहुत खुश हुई क्योंकि अब उसके अंदर ये बात और पक्की होने लगी थी कि उसका प्रेमी उससे शादी करने वाला है। लेकिन फिर अचानक ही उन चारों ने राक्षसों का रूप ले लिया और फिर उसके साथ वह किया जिसकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। ये सब कुछ होने के बाद उसे ऐसा लगा कि शायद उसका इससे पीछा छूट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन लड़कों ने उसका वीडियो बना लिया और फिर उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर हर रोज़ उनके घर जाकर रिया ने उन चारों की इच्छा पूरी नहीं की तो वह उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे और फिर वह कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। और बस फिर तभी से ये घिनौना खेल शुरू हो गया। रिया इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी
और फिर वह मजबूरन हर रोज़ कोचिंग का बहाना बनाकर उन लड़कों के पास पहुंच जाती थी और फिर वह सब उसके साथ वह करते जिससे उसकी आत्मा छलनी हो चुकी थी। रिया कहने लगी कि मैं इस वक्त कितनी तकलीफ़ में हूँ दीदी, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हर रोज़ मुझे एक ऐसे दर्द से गुज़रना पड़ रहा है जो मौत से भी कहीं ज़्यादा बदतर है और बस इसीलिए अब मैं इससे मुक्ति चाहती हूँ और ये मुक्ति तो मुझे तभी मिलेगी जब मेरी सांसें थम जाएंगी। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस दिन जब मैं अपनी बहन के बाथरूम में गई तो वहाँ पर जो खून था वह किस लिए था। रिया कहने लगी कि इतने दिनों से लगातार मुझे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन मैं किसी भी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती और इसी वजह से मेरा शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने अपनी बहन को गले से लगाया। मैंने कहा कि तू कम से कम एक बार तो मुझसे कहकर तो देखती। रिया कहने लगी कि दीदी मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर घर में किसी को भी इस बारे में पता चल गया तो आप सबका तो मुझ पर से भरोसा ही उड़ जाएगा, जबकि मैं सच कहती हूँ मैंने उस लड़के से सच्चा प्यार किया था और मैं उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उस पर विश्वास करना मेरे लिए एक सज़ा बन गया और अब मुझे अपनी ज़िंदगी से ही नफ़रत हो चुकी है। मैंने रिया के सर पर हाथ फेरा और उससे कहा कि लेकिन अब आज के बाद तुझे इस सब से नहीं गुजरना होगा। इसके बाद मैंने रिया को हल्दी वाला दूध दिया और फिर उसे आराम करने को कहा। मैंने तुरंत ही अपने पति रजत को फ़ोन लगाया और उन्हें बाहर मिलने के लिए बुलाया और मैंने उन्हें सब कुछ शुरू से बता दिया। दरअसल मेरे पति पुलिस में थे और इस वक्त उनसे बेहतर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो हमारी इस सब में मदद कर सकता था। मेरी बात सुनकर रजत को बहुत गुस्सा आने लगा। वह तुरंत ही रिया से मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर घर पर आपने इस बारे में रिया से कोई भी बात की और अगर मम्मी पापा को गलती से भी कोई भनक पड़ गई तो ना जाने क्या होगा। पापा की तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं रहती है और मैं उनके साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। मेरी इस बात पर रजत थोड़ा सा शांत हुए। उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए रिया को लेकर यहाँ घर वापस आ जाओ। यहाँ पर मुझे जो कुछ भी रिया से पूछताछ करनी होगी मैं आराम से कर सकूँगा और तुम्हारे घर में भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और फिर वहीं से हम रिया का इलाज भी करवाएंगे, क्योंकि इस वक्त वह बेचारी बहुत बुरे हालातों से गुजर रही है। रजत की बात मुझे ठीक लगी। मेरी बहन को इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं अगले दिन ही रिया को लेकर अपने घर आ गई और मम्मी पापा को मैंने ये बोल दिया कि रजत की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें खाने पीने में दिक्कत हो रही है और बस इसीलिए मैं रिया को लेकर जा रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाए। मम्मी पापा को किसी भी बात पर कोई भी शक नहीं हुआ और मैं इससे बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। घर आने के बाद रजत ने नए सिरे से रिया से सब कुछ पूछा और इसके बाद हमने अपनी ही पहचान के एक डॉक्टर से रिया का घर पर ही इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी बहन की मेंटल कंडीशन भी कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उससे लगातार बात करती रहती थी। रजत ने मुझे कहा कि मैं उसे एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ूं। रजत ने उसे पूरा भरोसा दिलाया कि उसके साथ जिस किसी ने भी गलत किया है वह उसे छोड़ेंगे नहीं। मैंने रिया की आंखों में रजत के लिए भरोसा देखा था और मुझे इस बात की खुशी थी कि शायद मेरी बहन का आत्मविश्वास फिर से लौट आए। इसके बाद रजत ने उन चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और जब शाम को रजत घर लौट कर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल उन लड़कों ने रिया का वह वीडियो मार्केट में बेच दिया है, जिसे लोग मुंह मांगी कीमत पर आराम से खरीद रहे हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई, लेकिन रजत ने मुझसे कहा कि इस वक्त तुम्हें हिम्मत रखनी होगी और रिया का भी पूरा ख्याल रखना होगा कि ये बात रिया को गलती से भी पता ना चल जाए, वरना वह बेचारी तो टूट कर ही रह जाएगी। वह एक बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर ही चुकी है और अगर उसे ये बात पता चली कि अब उसके साथ और भी ज़्यादा बुरा हो चुका है, तब तो शायद जो जीने की उम्मीद उसे थोड़ी सी दिखाई दी है वह भी ख़त्म हो जाए। मैंने अपनी बहन की खातिर अपने आंसुओं को पोंछ लिया ताकि मैं उसके सामने नॉर्मल बिहेव कर सकूं, लेकिन मैंने रजत से कहा कि कुछ भी करके
तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लो। इधर जैसे जैसे रजत अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे थे और जो भी चीज़ें उन्हें पता चल रही थीं वो मुझे बता रहे थे, उसे सुनकर तो न सिर्फ वह लोग दंग थे बल्कि मेरे भी होश उड़े जा रहे थे। रजत ने मुझे बताया कि वह पिछले 1 महीने से एक ऐसे केस के पीछे लगे हुए थे जिसका उन्हें कहीं से कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वह केस क्या था, तो वह कहने लगे कि दरअसल पिछले 1 महीने में 6 लड़कियों के खुद को ख़त्म करने की रिपोर्ट्स हमारे यहाँ पर दर्ज करवाई गई थीं, जिनमें से 4 लड़कियाँ तो अपनी जान गंवा चुकी हैं और बाकी की 2 अभी भी अस्पताल में हैं और उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज़्यादा बुरी है कि हम उनका बयान तक नहीं ले सकते। डॉक्टर ने तो हमें साफ मना कर दिया है कि अगर हमने उनसे किसी भी तरह की इस वक्त ऐसी वैसी बात पूछी तो हो सकता है कि वह अपनी जान ही गंवा बैठें और बस इसी डर से हम अब तक उनकी मेंटल कंडीशन ठीक होने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़कियां अपनी ज़िंदगी को इस तरह से ख़त्म क्यों कर रही हैं और इस सब के पीछे वजह क्या थी। लेकिन वजह अब जाकर आज मुझे रिया के केस की बदौलत साफ पता चल पाई है। रजत की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। भला रिया के केस से उन बाकी की लड़कियों का क्या रिश्ता था। रजत ने बताया कि दरअसल जिन लड़कों ने रिया के साथ ये सब किया और उन्होंने जहां पर जाकर रिया की उस वीडियो को बेच दिया था, जब हमने वहां पर रेड डाली तो वहीं पर हमें रिया जैसी ही न जाने कितनी ही मासूम बच्चियों की इस तरह की वीडियोस मिली, जिन्हें बेचकर वह लोग बहुत मोटा पैसा कमा रहे थे। और उन्हीं वीडियोस में हमें इन 6 लड़कियों का भी वीडियो मिला। तब जाकर के हमें ये पता चला कि आखिर इन बच्चियों ने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म क्यों कर लिया। दरअसल रिया जिस लड़के से प्यार करती थी वहाँ उसके जैसे और भी कुछ लड़के हैं जो इसी तरह से लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनसे शादी का वादा करते हैं और फिर कुछ समय गुजार कर उनका भरोसा जीत लेते हैं और उनके साथ ये सब करके उनका वीडियो बनाते हैं, जिससे एक तरफ तो वह अपनी उनके साथ ख्वाहिश पूरी करते रहते हैं और दूसरी तरफ ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें इन लड़कों से लेकर वह सारे दलाल जो ऐसी वीडियो को अपने ठिकानों पर बेचते हैं और वह लोग जो इन्हें खरीदते हैं, सभी लोग एक साथ मिले हुए हैं। इस सब के तार सिर्फ यहाँ ही नहीं, न जाने किन किन शहरों तक फैले हुए हैं। इन 6 लड़कियों की रिपोर्ट तो हमारे पास लिखवाई गई है, तब हमें इनके बारे में पता चल गया, वरना और भी न जाने ऐसी ही कितनी ही लड़कियां होंगी जो अब तक अपनी ज़िंदगी से हार चुकी होंगी। और ये लोग इस वक्त भी न जाने ऐसी कितनी ही लड़कियां होंगी जिन्हें अपना शिकार बना रहे होंगे। हमारी रिया भी इनमें से एक है, लेकिन बस भगवान की इतनी कृपा रही कि वक्त रहते ही रिया ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन वह बेचारी लड़कियां किसी से कुछ भी ना कह सकीं। रजत की बात सुनकर मेरे तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये दुनिया कितनी जालिम है, ख़ास तौर पर लड़कियों को लेकर। रजत ने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे वादा किया कि वह उन लड़कों को छोड़ेंगे नहीं और इस सब में जो भी लोग शामिल हैं उन सब को उनके किए की सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि मेरी बहन की ज़िंदगी अब पटरी पर कैसे लौटेगी, क्योंकि अगर उसे कभी कहीं से गलती से ये बात पता चल गई कि उसका वह वीडियो हाथों हाथ लोगों तक पहुंच चुका है तो वह तो जीते जी ही मर जाएगी। और फिर मम्मी पापा का क्या होगा। मेरे सवाल से रजत भी परेशान थे। वह कहने लगे कि हमें इसका कोई ठोस हल ढूंढना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इधर रिया का इलाज चल रहा था, जिससे अब वह पहले से बेहतर हो चुकी थी और उधर केस से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती थी मैं रजत से पूछती रहती थी। और जिस दिन उन लड़कों को सज़ा हुई वह दिन मेरे और रिया के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। रिया शारीरिक रूप से भले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन मानसिक रूप से वह अभी भी इस आघात से गुजर रही थी। ऐसा लगता था जैसे अब वह किसी पर विश्वास ही नहीं कर पा रही हो। पर मैंने रिया को समझाया कि अगर कोई एक इंसान खराब निकल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही खराब हैं, लेकिन हाँ, कभी भी किसी पर भी
हमें अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हारी उम्र की बहुत सी लड़कियाँ इन सब चीज़ों में पड़ जाती हैं और सामने वाले पर अंधा विश्वास करके अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर लेती हैं। लेकिन हम लड़कियों को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे साथ साथ हमारे माँ बाप की भी इज़्ज़त हमसे जुड़ी हुई है और इसीलिए हमें तो आज के इस समय में सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आज हर दूसरा आदमी किसी न किसी लड़की पर अपनी बुरी नज़र जमाए बैठा है। इस उम्र में हमें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और सबसे पहली बात तो हमें यही याद रखनी चाहिए कि अगर कोई हमें सच में दिल से चाहता होगा तो वह शादी से पहले हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए उसकी इज्जत भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है और यही वह सबूत होता है जिससे हम किसी की नीयत को पहचान सकते हैं। इस सब के बीच इधर रिया का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था और मैं एक प्यारे से बेटे की माँ बन चुकी थी। फिर रजत ने इसका समाधान यही निकाला कि उन्होंने रिया को बाहर पढ़ने भेजने को कहा ताकि वह वहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई कर सके और फिर वहीं से उसे जहाँ भी जॉब मिलती है वह अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी कर सके। मुझे भी रजत का ये सुझाव ठीक लगा और इसीलिए मम्मी पापा से बात करने के बाद मैंने रिया को इस शहर से दूर भेज दिया। लेकिन अपनी बहन को मैंने पहले ही समझा दिया कि अब तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। मेरी बहन ने भी मुझे भरोसा दिलाया कि अब वह कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसकी या उसके माँ बाप की इज्जत पर आँच आए। रजत का ये फैसला मेरे परिवार के लिए बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ सालों के बाद रिया की नौकरी लग गई और पापा ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी भी शादी कर दी। आज इस बात को कई साल बीत चुके हैं। रिया अपनी नौकरी और अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश है और आज तक मम्मी पापा को नहीं पता कि उनकी बेटी के साथ कितना बुरा हुआ था, उनकी बेटी कितने बुरे दौर से गुजरी थी। और ये सब सिर्फ मेरे पति रजत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, जिसके लिए मैं उनकी ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगी कि उन्होंने न सिर्फ मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई बल्कि मेरे माँ बाप को भी एक बहुत बड़े सदमे से बचा लिया। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।